Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेडमी चैनल में। और जैसे कि मिनी मैराथन की जो सीरीज चल रही है वो आप सब देख रहे हैं, और इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और ये इसका 5th चैप्टर है जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। इसमें हम आज बात करेंगे जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक थ्योरी है जिसको हम आज कवर करने वाले हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है, ये कुछ इसके 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखते रहें, पूरी वीडियो में बने रहें और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कीमा। स्कीमा जो वर्ड लिखा है ये होता क्या है। स्कीमा जो वर्ड है ये होता क्या है, इसको हम समझेंगे। तो देखिए, स्कीमा जो होता है, कह सकते हैं कि मेंटल स्ट्रक्चर। हमारे जो माइंड में कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके कलेक्ट कराते हैं, तो वो ही एक सेट ऑफ नॉलेज का जो एक स्ट्रक्चर होता है, या सिंगल इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड में चलती रहती है, कुछ भी, मतलब कह सकते हैं हम कि मेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्कीमा। मेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्कीमा, यानी जो मेंटल स्ट्रक्चर होते हैं हमारी स्मृति के, जो हमारे ज्ञान के भंडार जो हैं हमारे माइंड में जो रहते हैं, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा मतलब कि है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, और स्कीम दैट इज अ सिंगल इंफॉर्मेशन। स्कीमा जो वर्ड है वो बहुवचन है, यानी प्लूरल है, उसमें बहुत सारी नॉलेज है, वो एक सेट है, एक ग्रुप है नॉलेज का। लेकिन जहां स्कीम वर्ड यूज करा जाएगा वो वर्ड आपको डोनेट करेगा एक सिंगल इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहां पर एक वर्ड यही बात समझने की, स्कीम और स्कीमा क्या है। दूसरी बात आती है कि मेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्कीमा। स्कीमा क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर को भी हम स्कीमा कह रहे हैं। और हाउ मेनी स्कीमा ड्यूरिंग वर्क टाइम इन चाइल्ड, मतलब जन्म के समय बच्चे में कितने स्कीमा पाए जाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है कि सी, रीच एंड होल्ड और सब। मतलब कहने का यह है कि आपने अगर छोटे बच्चे को देखा है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर और फिर उसके पास पहुंचने के प्रयास करता है, फिर उसे पकड़ने के प्रयास करेगा, और फिर उसे अगर जब पकड़ लेता है तो वो मुंह में डाल लेता है, यानी मुंह में डाल के चूसने लगता है। क्योंकि बच्चे की ये टेंडेंसी होती है, पैदाइशी होती है, उसमें ये 4 स्कीमा पहले पैदाइशी ही पाए जाते हैं। तो वो ये जो भी काम करता है उसकी एक से कोई लर्न नहीं कराता, उसे कोई सिखाता नहीं है, वो अपने आप से उसकी पहले से ही पाई जाती है, जन्मजात होती है। यानी ये 4 स्कीमा, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस मैंने लिखा है, हालांकि पूछा हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि छोटे बच्चे में स्कीमाज कितने स्कीमाज पाए जाते हैं और कौन कौन से स्कीमाज होते हैं, तो ये आपको पता होना जरूरी है। अब हम बात करने वाले हैं एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्कीमा के बारे में पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एसिमिलेशन क्या होता है, जिसे हम आत्मसात्करण करना कहते हैं। और इसको एकदम सिंपल फॉर्म में अगर समझना चाहते हैं तो वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है और न्यू नॉलेज जो है, वो जब दोनों को हम मिलाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। अब एसिमिलेशन कहने का मतलब यह है कि डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। मतलब कहने का क्या हुआ कि जब आप किसी भी सिचुएशन में जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है या एग्जिस्टिंग जो आपके दिमाग में ज्ञान है या नॉलेज है, वो आपका उस पर्टिकुलर काम करने के लिए मतलब इनफ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे या कुछ नया अर्जित करेंगे, एक्वायर्ड करेंगे नॉलेज। तो वही चीज समझ में आ रही है कि यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि जो आपकी नॉलेज है पहले वाली, वो आपकी उस ऑब्जेक्ट को करने में पर्याप्त नहीं है, तो आप अब वहां पर कुछ नया सीखेंगे, और नया अपना सीखने के बाद ये अपनी नई नॉलेज को वहां पर ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे तब जाके आप उस पर्टिकुलर काम को डन कर पाते हैं। तो क्या सोचा और क्या समझा यहाँ पर, एसिमिलेशन दैट इज एग्जिस्टिंग प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमा प्लस न्यू नॉलेज, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब बच्चा होता है उसमें क्या होता है, चलो उसको हम समझते हैं कि पहले ये और समझ लेते हैं कि एकोमोडेशन क्या है, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू दोनों को समझते हैं। एकोमोडेशन क्या होता है, समायोजन करना। समायोजन करना मतलब क्या है, कुछ कुछ सेम ही है, थोड़ा डिफरेंस है। नीड टू बी चेंज, डील विद ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। यहां पर भी हमें चेंज करने की जरूरत होती है, लेकिन चेंज ही नहीं करना पड़ता है, कुछ मॉडिफाई भी करना पड़ता है।
तो मॉडिफाई लाइक जैसे ये आपका एक सूत्र है, कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग स्कीमा प्लस ऐड न्यू प्लस मॉडिफाई। मतलब कहने का ये हुआ कि आप कहीं जाना है आपको, और जो मानो कि कोई शहर है वहां पर जा रहे हैं और एक रोड आपको पता है, उस रोड के बारे में वहां पर काम चलने लगा और आपको ये पता नहीं था, आप वहां जाके फंस गए। तो वहां क्या होगा कि आपको अब कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि उस शहर आपको जाने में कोई तकलीफ ना हो। तो आप क्या करेंगे, कुछ जो न्यू नॉलेज है वो तो ऐड करेंगे, प्लस मॉडिफाई करेंगे कि आप कुछ मॉडिफाई करेंगे कि मुझे यहाँ से भी निकलना हो सकता है, कि कच्चा कोई रास्ता हो सकता है कि वहां से भी हम जा सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, मॉडिफाई कर रहे हैं आप अपने नॉलेज को, आप अपने प्रीवियस नॉलेज प्लस जो आप न्यू रास्ता या जो भी वे यूज करेंगे, तो उन सारी चीजों में आप क्या करेंगे, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये आपका एकोमोडेशन कहलाता है। और ये आप जरूर ध्यान रखें कि ये चारों मैंने पॉइंट लिखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और ये 101% पूछे जाते हैं, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ये उसके बाद आता है इक्विलिब्रेशंस। क्या होती है इक्विलिब्रेशंस? का मतलब ये होता है कि जब इन दोनों के बीच की एक बिल्कुल इक्वल की बात आ जाती है, मतलब दोनों में क्या हो जाए, तराजू के बीच में लिख रखा है कि यहां पर जब बिल्कुल बराबर हो जाए, यानी ये और ये इक्वल हो जाते हैं, तब इक्विलिब्रेशन आता है। मतलब सिचुएशन, वह सिचुएशन जिसमें इन दोनों का जो भार है या कह सकते हैं नॉलेज है, वो दोनों इक्वल हो जाए, तो वो इक्विलिब्रेशन कहलाता है। तो अब मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था, एक बच्चा है कोई, वो क्या है, उसकी मदर ने उसे बताया है कि भाई आसमान में चिड़िया उड़ती हैं, बर्ड्स उड़ते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन एक दिन उसको क्या पता लगता है कि वो खड़ा होता है अपने ग्राउंड में और वो देखता है कि एरोप्लेन जा रहा होता है। जब एरोप्लेन को वो देखता है तो वो वहां पर क्या सोचता है, अरे ये भी बर्ड्स उड़ रहा है, यानी चिड़िया उड़ रही है। लेकिन जब उसकी माँ देखती है तो वो कहती है नहीं, ये बर्ड नहीं है। क्या नहीं है? बर्ड नहीं है, ये एरोप्लेन है। तो वो कंफ्यूज होता है कि ये एरोप्लेन नहीं है, मतलब उड़ तो ये भी रहा है। तो उसकी माँ करेक्ट करती है। जो इससे पहली सिचुएशन थी वो थी आपकी एसिमिलेशन थी, क्योंकि उसने अपनी जो प्रीवियस नॉलेज थी और वो नया जो ऑब्जेक्ट देखा उसको मर्ज कर दिया, लेकिन उसने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। लेकिन जो सेकंड सिचुएशन, उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा ये क्या है, एरोप्लेन है, ना कि बर्ड। ठीक है, तो आसमान में बर्ड भी उड़ते हैं, एरोप्लेन भी उड़ता है। अब उसको ये पता लग गया कि अच्छा, मतलब कोई भी फ्लाइंग जो है चीज वो निर्जीव और सजीव भी हो सकती है और वो भी आसमान में उड़ती है। तो बच्चे ने क्या करा, एकोमोडेशन करा। वो एकोमोडेशन करा, उसने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू प्लस मॉडिफाई करा, तब जाके उसको वो चीज एकदम क्लियर हो गई कि भाई ये क्या है, एरोप्लेन है और ये चिड़िया है। चिड़िया भी फ्लाइंग करती है, एरोप्लेन भी फ्लाइंग कर रहा है। तो मतलब बोथ आर डिफरेंट मीनिंग कह सकते हैं या हम सिचुएशन कह सकते हैं, लेकिन बोथ का जो काम है, उसका जो उड़ने का काम है, वो उड़ ही रहा है आसमान में। ठीक, ये चीज है। तो मतलब एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन से आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, स्कीमा ये भी। तो ये वीडियो आपको 101% 2 से 3 नंबर दे के जरूर जाएगी। इसके आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम कुछ की टर्म्स की बात करेंगे। जो ये टर्म्स हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में पूछता है कभी कभी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है और ये कब आता है कब नहीं आता है। तो सबसे पहली बात है कि ये 9 से 10 मंथ में बच्चे में पाया जाता है, यानी आ जाता है। 9 से 10 मंथ में बच्चे में आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है, इसको समझते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब कुछ इस प्रकार से है कि जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं कि बच्चा खेल रहा है और उसके सामने आपने एक बॉल दिया उसे। ऑलरेडी पहले उसके पास टॉय थे, उनसे खेल रहा था, लेकिन बाद में आपने एक न्यू बॉल दिया और वो उससे खेलता रहा, और उसके बाद फिर आपने वो न्यू बॉल हटा दिया और उसके बाद उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब वो फिर से अपने जो उसके पास ऑलरेडी टॉय थे उनमें बिजी हो गया, वो खेलने लगा। तो यहाँ पर बात समझने की यह है कि उस समय उस जो बॉल आपने पहले दी थी उसे न्यू, तो उसका एक इमेज या स्कीम कह सकते हैं वो उसके माइंड में नहीं बना, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये परमानेंस नहीं हुआ। लेकिन दूसरी सिचुएशन अगर हम यहाँ पर डील करें कि वही बच्चा उस बॉल को जब आपने दिया और फिर आपने हटा दी वो बॉल, और वो बच्चा उसी बॉल को मांग रहा है कि नहीं मुझे वही बॉल से खेलना है, तो दैट मीन्स कि उसके माइंड में वो क्या हो चुका है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस
हो चुका, उसके मन में वो चीज, उसके दिमाग में वो चीज का चित्र बन चुका है और वो अब क्या है, परमानेंटली उसको याद रहा है। तो इसे ही कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस पे एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, जो कि अगर ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप करना थोड़ा मुश्किल होता है। इगोसेंट्रिक मैंने आई लिखा है। आई का मतलब यह है कि छोटे बच्चे में आपने एक चीज देखी होगी कि वो कोई भी चीज खाता होता है, आपसे पूछता है या मुझसे या कोई भी आसपास जो भी लोग बैठे होते हैं उनसे नहीं पूछता कि आप खाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक ईगोसेंट्रिक भाव होता है कि सिर्फ मैं, कि मुझे चाहिए, मैं खा रहा हूं, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अगर उसे खाने में बिस्किट चाहिए तो वो पूरा बिस्किट का पैकेट लेके खाता रहेगा, लेकिन आपको नहीं देगा। आपको कभी मुझे दे दो तो वो नहीं कर देगा। तो मतलब क्या है कि मतलब कहने का ये है कि बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म होता है, वो सिर्फ मैं की बात करता है, अपने बारे में सोचता है, वो आसपास या अपने और किसी के बारे में कोई इस बात को नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने बारे में कहता है कि भाई मुझे चाहिए, बात खत्म हो गई और कुछ नहीं। इससे मतलब नहीं किसी को मिला नहीं मिला, ये सारी चीजें उसमें नहीं होती हैं। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन। क्या होता है कंजर्वेशन को? ये डायग्राम मैंने दिया है, आपका दो जार दिख रहे होंगे आपको, दोनों जार में क्या है, पानी भरा हुआ है, यानी शरबत कह लो, शरबत भरा हुआ है। तो दो बच्चे हैं, एक राम एक श्याम। राम और श्याम से पूछा भाई कौन सा वाला गिलास लोगे, तो उसने बोला दोनों बराबर है, कोई सा भी दे दोगे चल जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है, यही दोनों गिलास का शरबत इसमें कर दिया जाता है, एक पतले वाले गिलास में, एक चौड़ा गिलास जो पहले था उसी में रहने देते हैं। तो अब जब उन दोनों से पूछा जाता है तो उनमें लड़ाई हो जाती है। वो कहता है नहीं मुझे ये वाला चाहिए क्योंकि इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। ये जो कंडीशन है ये क्यों होती है, इसी को हम कंजर्वेशन कहते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि बच्चे में इतनी समझ नहीं हो पाई है डेवलप अभी, कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो गिलास थे पहले दोनों में जो लिक्विड है या जो शरबत है वो सेम मात्रा में है। और जब अगर उसकी क्या कहते हैं, हमने क्या करा, उसका वो बना मतलब चेंज कर दिया आकार, उसका गिलास चेंज कर दिया हमने, तो उसका जो लिक्विड है या शरबत है वो कोई चेंज हुआ। तो बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही। उसे तो जो दिख रहा है, मतलब हम जो मोटी बात पकड़े, तो बच्चे को जो दिखता है ज्यादा में वो चीज कहता है ज्यादा। वो ये मतलब अपने माइंड से लॉजिकली नहीं थिंक कर पाता है या नहीं सोच पाता है कि ये तो दोनों अमाउंट बराबर हैं, बस इसका साइज कह लो या आकार बदल गया है। तो मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन आपका कुछ इस प्रकार का होता है बच्चे में कि उसे साइज से फर्क पड़ता है, अमाउंट कितना है उसमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट का मतलब है कि अगर आपसे पतले कहते हैं गिलास में कर दिया तो वो ये सोच रहा है भाई इसमें शरबत ज्यादा है तो मैं ये वाला पीऊंगा। आपने एक एग्जाम्पल और समझते हैं कि बच्चों को आपने देखा होगा कि छोटी सी बोतल दे देते हैं और उसे पीने के लिए वो क्या करता है, पीता है, उसी में वापस उसको रख लेता है। क्या? क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ये खत्म नहीं होनी चाहिए मेरी। अभी दो बच्चे पी रहे होते हैं, वो पी लिया उनने, फिर उसी में कुल्ला कर लिया उसको, और वो क्या हो रहा है कि वो ये देख रहा है कि देख मेरी इतनी है, अभी इतनी है, खत्म नहीं हुई है। तो वो कुल मिला गए यही एक प्रोसेस है वहां पर, उनके अंदर ये थिंकिंग होती है कि ये खत्म नहीं हुआ, ये मेरा भी ज्यादा है। वो उसको, और जो मुंह में थोड़ा सा भी हमारी लार होती है वो सब उसमें पहुंची तो वो थोड़ी ज्यादा अमाउंट हो जाए तो वो कहते हैं देखो ज्यादा है। तो मतलब इस प्रकार से कुछ वो खेल करते हैं, या तो उनको समझ नहीं होती इस चीज की। बाद में रिवर्सिबिलिटी का मतलब यह है कि जैसे कि ये दोनों मैंने क्या करें, चेंज आ गए किसी भी चीज का, तो वो पहली सी जो आपका नंबर 1 फॉर्म थी वो 2 में गई और 2 से फिर नंबर 1 में आ गई, क्या कहते हैं 2 वाली फॉर्म। तो ये आपकी रिवर्सिबिलिटी होती है, मतलब चेंज। आपने कोई भी चीज है वो अपनी पहली ही मतलब जो फॉर्म थी उसकी जो एक अवस्था थी उसी अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच जाना, वही रिवर्सिबिलिटी कहलाता है। अब हम इसकी स्टेज के बारे में देखेंगे कि जो पियाजे ने बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो चरण दिए हैं उनको समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप इसे मिस बिल्कुल ना करें। और सबसे पहली जैसे हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा इसे हिंदी में ना याद करके आप इंग्लिश में याद करें, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नेम होते हैं लेकिन हिंदी में कई नेम होते हैं। तो आप इंग्लिश, क्योंकि पेपर दोनों में आता है हिंदी एंड इंग्लिश, सो आप इसे इजिली क्या करेंगे, कैचअप कर सकते हैं स्टेज के अगर पूछता है।
तो सबसे पहले हम स्टेज को समझेंगे कि सेंसरी मोटर स्टेज जो कि आपकी बर्थ से 2 ईयर की होती है, इसका मतलब जो टाइम पीरियड है ये आपका बर्थ से 2 ईयर का होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बच्चे के कुछ फीचर्स होते हैं कि वो किस प्रकार से अपने जरूरतों को पूरा करता है। सबसे पहली चीज कि सेंस के द्वारा बच्चा कोई भी रिक्वायरमेंट अपनी एक्वायर करता है, यानी उसको क्या करता है, वो पूरा करता है। तो सेंस आर टीचर, इसमें बच्चा ना तो बोल पाता है ना कुछ, वो सेंस के माध्यम से ही कोई चीज सीखता है। तो हम कह सकते हैं कि टीचर जो है, सेंस एक बच्चे का टीचर होता है। दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन, लाइक उसके जैसे रिफ्लेक्शन एकदम चौंकना या फिर आपकी पलकें झपकना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है होती हैं चीजें, वो हम रिफ्लेक्शंस के नाम से जानते हैं। और इमिटेशंस बिहेवियर, इस स्टेज में बच्चा इमिटेट बिहेवियर करता है। जैसे अगर बच्चे के सामने आप कोई बैड हैबिट करते हैं या कोई भी आप उसे गाली गलौज बोलते हैं तो बच्चा तुरंत कैचअप करता है और वो उसको वैसे ही बोलने लगता है। तो इस स्टेज में बच्चे के बिगड़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मतलब गंदी गंदी बातें लोग सिखा देते हैं। तो यहाँ पर बच्चा क्या है, जैसा आप बिहेव करेंगे वो इमिटेट कर देगा तुरंत, तो इसलिए कह सकते हैं इमिटेट बिहेवियर होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, इससे पहले कि हमने डिस्कस करा है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, तो आप उसमें समझ चुके होंगे, और ये 9 से 10 के मंथ में आ जाता है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हमारी 2 से 7 ईयर की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस स्टेज टाइम पीरियड्स। सो दिस फीचर्स इज फर्स्ट लर्न टू थिंक एंड आफ्टर डेवलप लैंग्वेज। मतलब जो पियाजे हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे में सबसे पहला थिंक मतलब सोचने की एबिलिटी जो डेवलप होती है, उसके बाद उसका भाषा का विकास होता है। दूसरा कहते हैं कि एनिमिज्म का मतलब है कि बच्चा जो होता है 2 से 7 ईयर के जो बच्चे होते हैं, आपके घर में अगर हो तो आप ये प्रैक्टिकल करके देखें कि अगर इस एज ग्रुप के बच्चे के साथ वो बच्चे क्या करते हैं, किसी गुड़िया से गुड्डे से या जो भी चीजें खेलते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता कि ये निर्जीव है सजीव, मतलब ये अलाइव है या नॉट अलाइव है। तो मतलब कैसे समझेंगे इसको, एक बच्चे हैं वो क्या कर रहा है कि वो गुड्डे गुड़िया से खेल रहा है और आपने उसे गुड़िया को ले लिया या वो रोने लगेगा, फिर आपने उसे पिटाई कर दी, तो वो उसे दर्द मतलब वो ये सोचेगा कि इसे दर्द हो रहा है। जैसे कि आप उसके मारते तो उसे दर्द होता है, सेम वही समझता है कि उसे भी दर्द हो रहा है, तो वो इसलिए क्या करेगा, रोने लगेगा। अगर आप अब उसमें क्या करेंगे, उसे नहीं मारेंगे तो वो चुप जाएगा। अब दूसरी बात समझो, बच्चा क्या करता है, गिर जाता है। जब वो खेलते खेलते गिर गया और उसके माता ने उसे उठाया, उठाने के बाद बोला कि भाई चुप जाओ, और उसकी पिटाई कर दी, दीवार से टकरा गया, बैट से टकरा गया या कुर्सी से टकरा गया तो उसकी पिटाई कर दिया, मैं इसकी पिटाई कर देता हूँ, तो वो क्या खुश हो जाता है कि हाँ भाई इसकी पिटाई हो गई, अब मैं खुश हो गया क्योंकि इसको भी दर्द हुआ होगा जैसे मुझे दर्द हो रहा है। तो उसमें क्या एनिमिज्म, ये जो वर्ड है एनिमिज्म, उसका मतलब ये होता है कि उसे ये समझ नहीं होती कि ये सजीव है कि निर्जीव है। दूसरा है टॉयज कहलाता है, प्री चाइल्डहुड हम किसे कहते हैं, 2 से 7 ईयर की जो एज होती है उसे प्री चाइल्डहुड कहते हैं। और फिर ईगोसेंट्रिज्म जो है वो मैंने अभी बता चुका हूं कि ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है। उसमें आई की भावना होती है, बहुत मैं की भावना होती है, वो सिर्फ अपने बारे में बात करता है, किसी और के बारे में बात नहीं करता है। चौथा पॉइंट है इलीगल लॉजिकल रीजनिंग लगाता है, मतलब इस समय बच्चे में लॉजिक तो होता है लेकिन वो एकदम लीगली नहीं, वो अनलीगली बात करता है किसी भी चीज का। सपोज अगर एक एग्जांपल लेता हूं कि एक गांव है जहां पर ट्रेन की पटरी है और उस जगह पर बच्चे का घर है, थोड़ी दूर मतलब उससे काफी दूर। तो क्या हुआ कि बच्चे जो रोड जा रहा है और रेल की पटरी है, तो वहां पर एक भैंस गुजरी और उसी समय ट्रेन का आने का समय था। तो बच्चे के दिमाग में आ गया कि जब भैंस गुजरती है तो ट्रेन निकलती है। तो इस प्रकार की वो अनलॉजिकल मतलब कि इलीगल लॉजिकल थिंकिंग को, रीजनिंग को यूज करते हैं जो इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो मतलब इस वाली स्टेज में आपको जो मैंने बताना चाहा है वो काफी हद तक बता चुका हूं, और इसकी सबसे मेन है कि आपको ईयर जरूर याद रखना है, कितने टाइम से कितने टाइम तक का इसका टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इसका ये 7 से 11 ईयर का टाइम पीरियड है। और इस स्टेज में बच्चा में क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशंस करने लगता है। कंक्रीट का मतलब होता है कि मूर्त, मूर्त का मतलब मूर्ति तो आपने देखी होगी, मतलब मूर्ति शब्द का जो है उसी से मूर्त शब्द बना है, और वही जाके कंक्रीट का मतलब होता है जो कि आपके सामने है, ये चीज आपके सामने है।
तो यही क्या है, आपका एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट है जिसको हम अपनी आइज के द्वारा देख सकते हैं, सामने हमारी आइज के सामने है, वही क्या है, आपका कंक्रीट है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल, जैसे कि स्टेज आपकी बता रही है कंक्रीट ऑपरेशन मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने है या बच्चे के सामने है तो वो उसको परफॉर्म करेगा, उसके बारे में कर सकता है। तो पहला है लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब वो लॉजिकल ऑपरेशन करने लगता है, लेकिन कब, जब वो ऑब्जेक्ट उसके सामने हो। और दूसरा रिवर्सिबिलिटी हो जाती है, इसमें आ जाती है रिवर्सिबिलिटी, हम पीछे समझ चुके, तो वो आपको पता है। क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन करने लगता है कि किसी भी प्रकार से क्लासिफिकेशन, जैसे आप जानते हैं बच्चे में क्लासिफिकेशन का मतलब, ये आपके पेन है, ये मार्कर है, आपने 5 ब्लैक मार्कर और उसके बाद 3 रेड और फिर गुलाबी और वगैरह वगैरह टाइप के मार्कर दे दिए, उनसे कहा आप इसको सेपरेट करो, सब में से निकालो, ब्लैक अलग और मतलब पिंक अलग, रेड अलग, इस टाइप का। तो वो क्लासिफिकेशन करने लगता है। लास्ट लॉजिकल थिंकिंग, मैं बता चुका हूँ, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। और फिर सीरियसन्स, दैट मीन वो किसी भी चीज को सीरीज में लगा सकता है, सीरीज लाइक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग दैट मीन कि वो मतलब कि बच्चों को इस 7 से 11 ईयर जो होता है बच्चा, तो उसमें बच्चे को असेंडिंग डिसेंडिंग के बारे में समझ में आ जाता है, किसी चीज को कैसे लगाना है, मान लो चढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आपको कैसे लगाना है। कोई भी सीरीज हो सकती है, छोटे बड़े क्रम में आपको लगाने के लिए दे सकते हैं। नॉन एज द लेटर चाइल्डहुड, और इसी को हम 7 से 11 जो ईयर की है या कंक्रीट ऑपरेशन जो स्टेज है उसे हम क्या कहते हैं, चाइल्डहुड कहते हैं, लेटर चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं, और प्री गेइंग एज के नाम से भी जानते हैं। कंजर्वेशन मैं बता चुका हूँ, कंजर्वेशन क्या होता है, बच्चे में वो समझ नहीं होती है कि आपका अगर क्वांटिटी सेम है और साइज और शेप बदल जाने से उसे ये नहीं पता लगता है, वो ये नहीं समझ पाता है कि साइज और शेप अगर बदलता है तो उसका अमाउंट या नहीं बदलता है, तो वो साइज और शेप के अनुसार चीजों को तोलता है या उसको पकड़ता है कि ये चीज ज्यादा है या कम है। तो वही चीज यहाँ बताई गई है, कंजर्वेशन क्वांटिटी डज नॉट चेंज बट चेंज इन शेप एंड साइज। अगर शेप एंड साइज में चेंज होता है तो वहां पर क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है कि ये वाली जार में दूध ज्यादा है या शरबत ज्यादा है या जूस ज्यादा है, तो इस प्रकार से उसकी कुछ थिंकिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोर्थ स्टेज, जो लास्ट स्टेज है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि इसका जो एज ग्रुप है वो 11 से 15 ईयर की एज होती है, जिसमें ये पीरियड रहता है आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है, ऑपरेशनल स्टेज। और ये एडोलसेंस से एडल्टहुड तक चलती है, मतलब इसके फिर बाद एडोलसेंस किशोरावस्था से और अडल्टहुड यानी वैक्सावस्था तक। इसके कुछ फीचर्स हैं, लाइक जैसे कि आप कह सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है बच्चे में। अब यहाँ पर वो लॉजिकली बातें करने लगता है, लॉजिकली किसी मुद्दे को सटीकता के साथ करने लगता है। फिर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है वो, अब जो चीजें उसके सामने नहीं है वो उनको भी सोचने लगता है। दूसरा डिडक्टिव थिंकिंग या डिडक्टिव मेथड कह सकते हैं होता है, और डिडक्टिव थिंकिंग कह सकते हो, यानी आप डिडक्टिवेटिंग उसके साथ वो भी चीज करने लगता है। फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट एंड क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारी चीजें आ जाती है। डिडक्टिव यहाँ पर यूं लिखा गया है क्योंकि ये जो 11 से 15 ईयर का जो होता है वो बच्चा बड़ी क्लास में आ चुका होता है, और ये सीनियर क्लासेस में मेथड यूज करा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका नॉन टू अननोन जाते हैं आपके इंडक्टिव मेथड में, क्योंकि वो होता है एलिमेंट्री के लिए, छोटे बच्चों के लिए, और इसमें जाएगा जस्ट उल्टा, अननोन टू नॉन की तरफ जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डाइवर्जेंट जो होता है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, लाइक एक क्वेश्चन है उसके कई आंसर हो सकते हैं, या आप उसे किसी भी एक प्रॉब्लम को कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, उसके कई सोल्यूशन हो सकते हैं। तो उसके बाद आता है क्रिएटिव जो होता है। क्रिएटिव में क्या करते हैं, आप कुछ नए नए थॉट को लाते हैं, आप नई नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो आप क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। और फिर आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ये फैक्ट बेस होते हैं आपके, ये जो होते हैं फैक्ट बेस होते हैं पूरे क्वेश्चन। मतलब कहने का ये फैक्ट बेस का मतलब ये है कि इसका एक ही आंसर होगा। जैसे अगर पूछा जाए दिल्ली जो है भारत की राजधानी कौन सी है, दिल्ली होती है, तो आपको पता है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो वो लखनऊ ही है, तो लखनऊ ही रहेगी। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो वो देहरादून ही रहेगी। तो मतलब ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ
कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसके सिर्फ एक ही आंसर होते हैं, तो इसलिए हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जैसे कि आपके अंदर के साइड नहीं, बाहर के साइड से, मतलब ये अंदर के साइड मैंने तीर कर रखे हैं कि एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर नहीं होगा, मतलब आप कई प्रकार के आंसर नहीं दे सकते, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा। तो ये थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग कौन सी होती है, जिसका कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जिसका एक आंसर होता है। बहुत इजी वे में समझा रहा हूं आपको, कोई ज्यादा टेक्निकल आपको मैं लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा। डाइवर्जेंट थिंकिंग दैट मीन कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, और यहाँ पर कई प्रकार से आप किसी भी सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इंडक्टिव मेथड मैंने बता दिया है कि एलिमेंट्री बेस जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें यूज करा जाता है। तो यहाँ पर हमने ये जो आपको आज पूरा लेक्चर में हम डिस्कस करा है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर वीडियो रिवाइज करें, इससे कि पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगेगी, इसके लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई बात या कोई डाउट है, जो पॉइंट कह सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर करें, जिससे और हमें पता लगता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.